सुनने और समझने में भी हेल्प करें। सोनू मोनू, क्या हुआ? What happened to you? सर, पिछला लेसन बहुत सोनू मोनू, क्या हुआ? What happened to you? सर, पिछला लेसन बहुत भारी था, पूरी एनर्जी लग गई समझने में। ओह, आई सी। चलो आज कुछ इजी बातें समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने वाले सबसे ज्यादा किन बातों पर अटकते हैं, गलती करते हैं, जहां आपको गलती नहीं करनी है। जो लोग हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं वो बहुत बार ट्रांसलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये दो बातें, मैं शर्मीला हूं, मैं खेलता हूं। इन दोनों के एंड में हूं लगता है, शर्मीला हूं, खेलता हूं। तो आप सोचते हो कि जैसे मैं शर्मीला हूं की ट्रांसलेशन आई एम शाय है, इसी तरह मैं खेलता हूं की ट्रांसलेशन आई एम प्ले होगी, पर वो गलत है। इन दोनों सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन नहीं, मीनिंग समझो। एक में आपने अपनी नेचर बताई है, फितरत बताई है, स्वभाव बताया है कि मैं शर्मीला हूं, और स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी बताते हुए हम इज एम आर यूज करते हैं। इसलिए आई एम शाय, मैं शर्मीला हूं। और दूसरे सेंटेंस में एक काम करने की बात हुई है, एक एक्शन करने की बात हुई है, और एक्शन के लिए एक्शन वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि आई प्ले। यहां प्ले वो एक्शन वर्ड है जो बताता है कि खेलता हूं। इंग्लिश में कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो लगता है कि वो हालत हैं, स्टेट हैं, और लोग उनके साथ गलती से इज एम आर लगा देते हैं, पर वो हालत नहीं है, वो एक्शंस हैं। ऐसी ही एक मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं और शायद आप भी करते होंगे, वो है ये सेंटेंस, मैं सहमत हूं। लोग इसे गलती से बोलते हैं आई एम अग्री। एक गलत है। सहमत होना इंग्लिश में एक एक्शन माना जाता है, सो इसे आई अग्री बोला जाता है। इसी तरह मैं जानता हूं, आई एम नो नहीं होगा, आई नो होगा। जानते होना एक एक्शन है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, आई नो यू वेरी वेल। ऐसा ही एक और देखते हैं, मेरे ख्याल से वो खुश है, आई थिंक ही इज हैप्पी। आई एम थिंक नहीं आएगा, आई थिंक आएगा। ख्याल लाना या सोचना एक एक्शन है। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, आई फील यू शुड गो। आई एम फील नहीं, आई फील। फील करना, महसूस करना एक एक्शन है। मेरा अंदाजा है कि वो मेरा नाम जानता है, आई गेस ही नोज माई नेम। गेस मतलब अंदाजा लगाने का एक्शन, आई एम गेस नहीं होगा। बहुत लोग हैज हैव के साथ अपना पोजेशन बताते हुए भी इज एम आर लगा देते हैं, जो गलत है। मेरे पास पेन है, आई एम हैव अ पेन नहीं, आई हैव अ पेन। उसके पास मेरा चार्जर है, ही इज हैज माई चार्जर नहीं, ही हैज माई चार्जर। अब कुछ नया सीखते हैं, जो डिफिकल्ट नहीं होगा, इजी ही होगा। हमने पास्ट में हुए एक्शंस बताना सीखा था। आई वेंट टू हिज हाउस, ही स्लेप्ट अर्ली, शी कुक्ड राइस, अमित मैसेज मी। अब मान लो कि आप एक पार्टी से घर वापस आते हो और मम्मी पूछती हैं कि पार्टी कैसी रही। आप बताते हो कि मैंने एक गाना गाया और रिचा ने डांस किया। आपने देखा कि आपने पास्ट की दो बातों को जोड़ दिया, मैंने एक गाना गाया और रिचा ने डांस किया। इंग्लिश में हमने और के लिए एंड यूज करना सीखा था जब दो लोगों की बात हो। विवेक एंड दीपक आर फ्रेंड्स। इसी तरह अब हम एंड को दो बातें कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। आई सैंग अ सॉन्ग एंड रिचा डांस्ड। मैंने एक गाना गाया और रिचा ने डांस किया। दो बातों को कनेक्ट करते हुए हम पहली बात के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर एंड यूज करते हुए हम दूसरी बात बोलेंगे। रवि वेंट टू द ऑफिस एंड आई केम हियर।
रवि ऑफिस चला गया और मैं यहां आ गया। मनोज टुक एन ऑफ एंड वी वेंट आउट फॉर लंच। मनोज ने ऑफ ले लिया, छुट्टी ले ली और हम लंच के लिए बाहर चले गए। शी सॉ मी एंड शी स्टॉप्ड देयर। उसने मुझे देखा और वो वहां रुक गई। इस सेंटेंस में एक्शन करने वाला एक ही है, शी। उसने मुझे देखा और वो वहां रुक गई। जब दोनों तरफ एक्शन करने वाला एक ही हो तो हम दूसरी साइड पर उसका नाम दोबारा नहीं लेते, सेंटेंस को शॉर्ट कर देते हैं। शी सॉ मी एंड स्टॉप्ड देयर। उसने मुझे देखा और वहां रुक गई। जब हम इस तरह से सेंटेंस को शॉर्ट करते हैं तो कॉमा हटा सकते हैं। He went to the stage and collected the trophy. वो स्टेज पर गया और ट्रॉफी ली। आपने देखा कि स्टेज पर जाने के लिए हमने went on the stage नहीं बोला, went to the stage बोला, क्योंकि स्टेज की तरफ गया। इसलिए ज्यादातर go और went के साथ to यूज किया जाता है। सो हिंदी ट्रांसलेशन के मुताबिक नहीं, मीनिंग के मुताबिक चलोगे तो जल्दी सीख पाओगे। He took an onion and chopped it. चॉप मतलब किसी चीज के बारीक टुकड़े काट देना। उसने एक प्याज लिया और उसके बारीक टुकड़े काट दिए। हमने सेंटेंस की दूसरी साइड पर दोबारा ही नहीं बोला और अनियन को भी दूसरी बार इट बोला। दे बॉट अ न्यू हाउस एंड इनवाइटेड अस टू द हाउस वार्मिंग पार्टी। हाउस वार्मिंग पार्टी मतलब नए घर के मुहूर्त के लिए रखी गई पार्टी। आई पिक्ड अप द पेपर एंड थ्रू इट इन द डस्टबिन। पिक्ड अप मतलब उठाया। मैंने पेपर उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। थ्रू है थ्रो की पास्ट फॉर्म। मेरी मम्मी उठी और चाय बनाई। बहुत लोगों को स्कूल में सिखाया जाता है कि खाने की चीज बनाने के लिए मेक नहीं प्रिपेयर यूज किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में यह रूल नहीं रहा। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखी, मेरी मम्मी उठी और चाय बनाई, इसे थोड़ा लंबा खींचते हैं। मेरी मम्मी उठी, अपना चश्मा लगाया, किचन में गई और चाय बनाई। माई मदर वोक अप, वोर हर ग्लासेस, वेंट टू द किचन एंड मेड टी। इस बात में तीन चीजें नोट करने वाली हैं। पहली, सिर्फ लास्ट बात के साथ एंड लगाया। दूसरी, लिखते हुए हमने हर बात को कॉमा के साथ अलग किया, सिवाय एंड से पहले। और तीसरी ये कि हमने पूरी बात में दोबारा मम्मी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सुनने वाला समझ जाएगा कि एक ही इंसान की बात हो रही है। ये सेंटेंस गलत तब होगा अगर आपने आधे में किसी और की बात शुरू कर दी और उसका जिक्र भी ना किया, क्योंकि सुनने वाला तो यही समझेगा कि अभी भी मम्मी की बात हो रही है। आइए कुछ और ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं। फैजल केम होम, एट सम फ्रूट्स, स्विच्ड ऑन द टीवी एंड वॉच्ड द मैच। एट है ईट की पास्ट फॉर्म। आई मैसेज्ड हर, वेटेड फॉर हर रिप्लाई, स्विच्ड ऑफ माई फोन एंड वेंट टू बेड। मैंने उससे मैसेज किया, उसके रिप्लाई का वेट किया, अपना फोन स्विच ऑफ किया और सोने चला गया। द टीचर टुक माई नोटबुक, टेक्ड इट एंड गेव इट बैक टू मी। गेव है गिव की पास्ट फॉर्म। आई टुक द क्विज, अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एंड शेयर्ड माई स्कोर इन द ग्रुप। अटेम्प्टेड मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, आंसर करने की कोशिश की। अब क्योंकि आज हमने पास्ट के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ नया भी सीखने को मिल जाएगा और पास्ट के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि इन बातों को सिर्फ पास्ट में ही यूज किया जा सकता है। इस तरीके से आप प्रेजेंट की बातों में भी अपनी हैबिट्स या अपना डेली रूटीन बता सकते हो। आई ऑलवेज मेक माई बेड, क्लीन माई रूम एंड देन गो टू कॉलेज। यहां एंड देन का मतलब है और उसके बाद। मैं हमेशा अपना बिस्तर सेट करता हूं, अपना रूम साफ करता हूं और उसके बाद कॉलेज जाता हूं। He never finishes his homework, never cuts his nails, makes a lot of noise and disturbs the whole class. The whole class मतलब पूरी क्लास। ये सेंटेंस तो ऐसे था जैसे पीटीएम वाले दिन आपकी टीचर मम्मी से आपकी कंप्लेंट कर रही हो। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, कुछ प्रेजेंट वाले, कुछ पास्ट वाले, कुछ एक इंसान वाले, कुछ एक से ज्यादा लोगों वाले। डोंट मिस द टास्क और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन में।
मान लो आप अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रहे हो जिसमें आपकी टर्न आने पर, बारी आने पर आपको कुछ ना कुछ करना है। आपकी टर्न आती है और सब दोस्त आपको कहते हैं कि तुम गाना गाओ और साथ में डांस भी करो। आप कहते हो मैं डांस कर सकता हूं पर मैं गा नहीं सकता। आपने देखा कि आपने यहां दो बातें कही जो आपस में अलग हैं। मैं डांस कर सकता हूं पर गा नहीं सकता। आपने पर के साथ इन दोनों को जोड़ते हुए इनके बीच का फर्क बता दिया। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स हैं जो दो ऐसी बातों को कनेक्ट करते हैं जिनके बीच कॉन्ट्रास्ट हो। कॉन्ट्रास्ट मतलब आपस में डिफरेंस हो, एक बात कुछ कहती हो और दूसरी कुछ और। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश वर्ड बट। आई कैन डांस बट आई कांट सिंग। मैं डांस कर सकता हूं पर गा नहीं सकता। दीपिका इज इंटेलिजेंट बट हर ब्रदर इज डल। डल है इंटेलिजेंट का ऑपोजिट। आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट आई लाइक टू बी अलोन। माई मदर लाइक्स ऐश्वर्या बट आई लाइक आलिया। आई वॉन्टेड टू गो बट आई हैड अ फीवर। मैं जाना चाहता था पर मुझे बुखार था। आई वॉन्टेड टू गो। पास्ट के सेंटेंस में भी टू के बाद लगा हुआ एक्शन वर्ड नहीं बदलता है। शी ट्राइड टू ओपन द डोर बट इट वॉज लॉक्ड। दोबारा डोर बोलने की जगह हम उसके लिए इट बोल देते हैं। वी आस्क मेनी क्वेश्चंस बट नो वन आंसर्स देम। नो वन मतलब कोई भी नहीं। आई वॉज देयर बट आई डिडंट सी यू। मैं वहीं था पर तुम मुझे नहीं दिखे। अब ये सेंटेंस देखो। अनु एंजॉयड द मूवी बट आई डिडंट एंजॉय द मूवी। अनु को मूवी का मजा आया पर मुझे मूवी का मजा नहीं आया। जैसे हिंदी में हम इसको शॉर्ट कर देते हैं कि अनु को मूवी का मजा आया पर मुझे नहीं आया, इसी तरह इंग्लिश में भी इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अनु एंजॉयड द मूवी बट आई डिडंट। वी हैव अ लैपटॉप बट दे डोंट। हमारे पास लैपटॉप है पर उनके पास नहीं। कई बार हिंदी में हम दो अलग बातों को इस तरह से भी बोलते हैं। मैं इस पहेली को, इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकता, हालांकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। हालांकि इसके लिए इंग्लिश वर्ड है दो। दो। आई कांट सॉल्व दिस पजल दो आई एम वेरी इंटेलिजेंट। इसे ज्यादातर उल्टा यूज किया जाता है। हालांकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकता। इससे मेन बात पर फोकस ज्यादा पड़ता है। दो आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई कांट सॉल्व दिस पजल। दो ही इज रिच, ही लिव्स अ हम्बल लाइफ। हम्बल लाइफ मतलब सिंपल लाइफ, जिसमें बहुत ऐशो आराम की चीजें ना हो। दो माई फादर इज ओल्ड, ही स्टिल लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। दो वी आर फ्रेंड्स, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रिवेसी। प्रिवेसी मतलब प्राइवेट टाइम, जब कोई दूसरा दखल ना दे। दो माई मदर वॉज इन अ बैड मूड, शी लेट मी प्ले। ये पास्ट का सेंटेंस है। यहां शी लेट मी प्ले का मतलब है उन्होंने मुझे खेलने दिया। लेट की पास्ट फॉर्म भी लेट ही है। इंग्लिश सुनने वाले को कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि वो पूरी कॉन्वर्सेशन में समझ जाता है कि क्या बात हो रही है। दो ही कैन ड्राइव, he always takes a bus. Though I am not a professional singer, I can sing pretty well. Pretty well मतलब अच्छा खासा। Professional singer मतलब पेशेवर सिंगर। Though he likes pickles, his wife doesn't buy them. Pickles मतलब अचार। हालांकि उसे अचार बहुत पसंद है, उसकी बीवी नहीं खरीदती। Though this company makes a loss every year, the owners don't shut it. हालांकि ये कंपनी हर साल घाटे में जाती है, इसके मालिक इसे बंद नहीं करते। दो के मीनिंग वाला ही एक और वर्ड है although, पर इसे थोड़ा फॉर्मल माना जाता है, सो इसे ईमेल्स में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, बिजनेस एग्रीमेंट्स में ज्यादा यूज किया जाता है, पर डेली कॉन्वर्सेशंस में दो ही ज्यादा यूज होता है।
इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दो की तरह ही इसे भी सेंटेंस के मिडल में लगाकर दो बातों को कनेक्ट किया जा सकता है। He goes to the office on a bike, although he has a car. वो ऑफिस बाइक पर जाता है, हालांकि उसके पास कार है। या फिर although को भी आप सेंटेंस के शुरू में लगाकर मेन बात बाद में बोल सकते हो। हालांकि उसके पास कार है, वो ऑफिस बाइक पर जाता है। Although he has a car, he goes to the office on a bike. Although my bag is full, I can put some more stuff in it. Stuff मतलब सामान। सामान एक सिंगुलर वर्ड है, सामाने नहीं होता। इसी तरह स्टफ्स नहीं होता। Although Anuj is my best friend, I never tell him my passwords. जो हिंदी से ट्रांसलेशन करने की आदत डाल लेते हैं वो ये गलती कर बैठते हैं कि दो और although भी लिखते हैं और साथ में उसी सेंटेंस में but भी लगा देते हैं। जब दो या although आ गया तो but की जरूरत नहीं है, वो एक वर्ड ही काफी है कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। Although I practiced a lot yesterday, I don't remember anything now. Although he is young, he helps his mother in household chores. Household chores मतलब घर के काम। अब अगर अपनी बात में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाना हो, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो, तो although या दो से भी स्ट्रॉन्गर वर्ड्स हैं even though। मीनिंग वही है, हालांकि ऐसा है, भले ही ऐसा है। Even though she is shy, she speaks with confidence. भले ही वो शर्मीली है, बात वो कॉन्फिडेंस से करती है। Even though I have a lot of friends in Mumbai, I always stay at a hotel. Even though her father is poor, she parties every day. She parties every day मतलब हर रोज पार्टी करती है। Even though Shahid knows English, he can't speak it fluently. Even though I don't go to a gym, I am fit. Even though their house is big, it has small rooms. दोबारा हाउस बोलने की जगह हमने उसके लिए it यूज किया। Even though you take a bath every day, you smell like garbage. You smell like garbage मतलब तुमसे कूड़े जैसी बात आती है। Even though they are rich, they don't help the poor. द पुअर मतलब गरीब लोग। हमने पहले एक और वर्ड सीखा था येट, यानी अभी ऐसा हुआ नहीं है। ही इज नॉट रेडी येट। यही वर्ड येट एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग के साथ दो बातों के बीच कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए भी यूज होता है। हम हिंदी में बोलते हैं वो कितना अमीर है फिर भी अकड़ नहीं है उसमें। फिर से बताता हूं, वो कितना अमीर है फिर भी अकड़ नहीं है उसमें। यहां फिर भी के मतलब से इंग्लिश में हम येट यूज करते हैं। ही इज सो रिच येट ही इज नॉट एरोगेंट। वो कितना अमीर है फिर भी अकड़ नहीं है उसमें। एरोगेंट मतलब अकड़ू होना। ही इज माई फ्रेंड येट ही डजंट ट्रस्ट मी। वो मेरा फ्रेंड है फिर भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। द ट्रेन डिपार्टेड ऑन टाइम येट इट अराइव्ड लेट। ट्रेन टाइम पर चली थी फिर भी वो लेट पहुंची। आई स्कोल्ड हिम एवरी डे येट ही डजंट लिसन। मैं उसे हर रोज डांटता हूं फिर सुनता नहीं है, यानी बात नहीं मानता है। हिज हाउस इज वेरी स्मॉल येट इट इज सो एरी। एरी मतलब हवादार है, घुटन नहीं होती। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री येट इट इज सो क्लीन। वी आर पुअर येट वी आर हैप्पी। It's a sad movie, yet I like it. एक और मेथड देखते हैं कॉन्ट्रास्ट बताने का, पर इसे अभी सिर्फ समझ लो, इसकी प्रैक्टिस आने वाले लेसन्स में करेंगे। हम हिंदी में बोलते हैं चोट के बावजूद विराट ने मैच खेला। बावजूद की इंग्लिश इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ द इंजरी विराट प्लेड द मैच। चोट के बावजूद विराट ने मैच खेला। इन स्पाइट ऑफ योर स्टबर्न नेचर आई लिव विद यू। तुम्हारी जिद्दी नेचर के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। इन स्पाइट ऑफ हिज बैड हैबिट्स आई हेल्प हिम। उसकी बुरी आदतों के बावजूद मैं उसकी मदद करता हूं। इन स्पाइट ऑफ हिज एग्जाम्स
he went to play. अपने एग्जाम्स के बावजूद वो खेलने चला गया. In spite of की जगह हम सेम मीनिंग के साथ एक वर्ड डिस्पाइट यूज कर सकते हैं. डिस्पाइट मीनिंग वही है, बावजूद इसके. डिस्पाइट हिज एग्जाम्स ही वेंट टू प्ले. अपने एग्जाम्स के बावजूद वो खेलने चला गया. डिस्पाइट माई बिजी शेड्यूल आई केम टू मीट यू. अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद मैं तुमसे मिलने आया था. डिस्पाइट द हार्मफुल इफेक्ट्स पीपल स्मोक सिगरेट्स. बुरे नतीजों के बावजूद लोग सिगरेट पीते हैं. डिस्पाइट द शॉर्टेज ऑफ मनी ही बॉट अ कार. पैसे की तंगी के बावजूद उसने कार खरीद ली. जैसे कि मैंने बताया, इन वर्ड्स को आगे चलकर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. सो फिलहाल इन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना. एक और वर्ड देखते हैं जो दो बातों के बीच कॉन्ट्रास्ट बताता है, पर उसका यूज दो बातों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाने के लिए नहीं होता. उसका यूज अलग तरीके से होता है. वो वर्ड है हाउएवर. हाउएवर हाउएवर को ज्यादातर नेक्स्ट सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है, जो पिछले सेंटेंस से अलग बात बताता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है. आई मेक ऑमलेट्स फॉर माई चिल्ड्रन हाउएवर आई डोंट लाइक एग्स. इसका मीनिंग बट जैसा ही है, बस यूज करने का मेथड अलग है. ऑल माई फ्रेंड्स लाइक प्रियंका however I like Alia. I had a lot of work to do however I left early. Left early मतलब जल्दी निकलकर चला गया. Don't drink water from this bottle however you can drink water from that bottle. The best way to practice these words is to make some sentences by yourself. By the way, you must read an English newspaper every day. और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन में. सर, प्लीज साइन एन ऑटोग्राफ ऑन दिस पेपर. ओके, बट व्हाई डू यू नीड एन ऑटोग्राफ? सर, मेरा एक फ्रेंड है जो आपका बहुत बड़ा फैन है. आई हैव टू गिव इट टू हिम. Here you go. सर, अभी आपने पेपर देते हुए कहा here you go. इसका क्या मीनिंग हुआ? जब हम मॉडर्न इंग्लिश में here you go बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये रही वो चीज जो तुम्हें चाहिए थी. सो जब कोई पानी का ग्लास मांगे तो उसे पकड़ाते हुए कहो here you go. अब एक और चीज देखते हैं. जब मैंने सोनू से कहा कि मेरा ऑटोग्राफ क्यों चाहिए, तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो आपका बहुत बड़ा फैन है. वो इसी बात को दो अलग सेंटेंसेस में भी तो बोल सकता था. मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड. वो आपका बहुत बड़ा फैन है, ही इज योर बिग फैन. पर यह हमारे बोलने का एक तरीका है कि हम दोनों बातों को एक साथ बता देते हैं. मेरा एक दोस्त है जो आपका बहुत बड़ा फैन है. इंग्लिश में इस तरह की बातों को कनेक्ट करने के लिए हम हु यूज करते हैं जब वो बात किसी इंसान के लिए हो. आई हैव अ फ्रेंड हु इज योर बिग फैन. हमने पहले जो हु का यूज सीखा था वो था क्वेश्चन पूछने के लिए, वो कौन है या ऐसा किसने किया. पर ये यूज बिल्कुल डिफरेंट है. इसमें हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सिर्फ बता रहे हैं, दो बातों को ज्वाइन कर रहे हैं. सो प्रैक्टिस के साथ इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. मान लो दो सेंटेंसेस हैं. आई हैव मेनी फ्रेंड्स, दे आर पुलिस ऑफिसर्स. अब इन्हें ज्वाइन करेंगे. आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर पुलिस ऑफिसर्स. मेरे कई दोस्त हैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं. आई हैव अ स्टूडेंट, ही लाइक्स आलिया. आई हैव अ स्टूडेंट हु लाइक्स आलिया. मेरा एक स्टूडेंट है जिसे आलिया पसंद है. आपने देखा कि यहां लाइक्स इसलिए है क्योंकि लाइक करने का एक्शन मेरा नहीं है, आए का नहीं है. ये एक्शन एक स्टूडेंट का है और उसके मुताबिक हमने एक्शन वर्ड के साथ SESIES लगाया. आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स हु स्मोक. मेरे बहुत कम ऐसे दोस्त हैं जो धूम्रपान करते हैं. शी हैज अ कजिन हु वर्क्स एट विप्रो. आई नीड अ फ्रेंड हु ट्रस्ट्स मी. मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए जो मुझ पर ट्रस्ट करता हो. एक ट्रिकी सेंटेंस देखते हैं.
मैं एक ऐसा लड़का हूं जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है। आई एम अ बॉय हु रिस्पेक्ट्स गर्ल्स। यह एक्शन वर्ड रिस्पेक्ट्स इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को एक लड़का बताया, अपनी आइडेंटिटी बताई अ बॉय, और अ बॉय के साथ रिस्पेक्ट्स लगता है। सो याद रहे कि एक्शन वर्ड के साथ SESIES उसी मुताबिक लगेगा। अब एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें फिर से कुछ ट्रिकी है। ये वो लड़का है जिसने मेरा वॉलेट चुराया था। He is the boy who stole my wallet। यहां द बॉय क्यों लगा? क्योंकि हमने कहा ये वो लड़का है, यानी उस स्पेसिफिक लड़के की बात की जिसने मेरा वॉलेट चुराया था। She is the girl who topped the exam। The police know the person who stole money। पुलिस को सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाता है, इसलिए द पुलिस नोज नहीं, द पुलिस नो, जैसे दे नो। द टीचर स्कोल्ड्स द स्टूडेंट्स who don't finish their homework। God helps those who help themselves। यहां दोज मतलब उन लोगों की। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि गॉड उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, यानी खुद भी एफर्ट करते हैं कुछ करने का। I donate money to those who work hard। डोनेट मतलब दान करना। प्लीज फाइंड अ नर्स who can look after my mother। कोई नर्स ढूंढो जो मेरी मदर का ध्यान रख सके। I know a person who can help you। मैं ऐसे इंसान को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। I can stay with my uncle who lives in Delhi। मैं अपने उन अंकल के साथ रह सकता हूं जो दिल्ली में रहते हैं। You should marry a man who can cook for you। cook for you मतलब तुम्हारे लिए खाना बना सके। I admire the students who practice every day। admire मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना। There are some people who hate me। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे हेट करते हैं। इंसानों के लिए हमने who का यूज सीख लिया, चीजों के लिए हम which यूज करते हैं। मेरे पास एक पेन है जो बहुत स्मूथ लिखता है। I have a pen which writes very smoothly। स्मूथली मतलब स्मूथ तरीके से। My brother has shoes which glow in the dark। glow in the dark मतलब अंधेरे में चमकते हैं। This phone has many features which other phones don't। इस फोन में कई ऐसे फीचर्स हैं जो बाकियों में नहीं हैं। His company makes cars which run on solar power। वर्ड पावर को पावर भी प्रोनाउंस किया जाता है। ये दोनों प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट हैं। रन ऑन सोलर पावर मतलब सोलर पावर पर चलती हैं। He did something which was not expected from him। उसने कुछ ऐसा किया जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे उम्मीद नहीं थी। He gifted me a shirt which was too small for me। इसी मतलब से आप विच की जगह दैट भी यूज कर सकते हो। जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाओगे आपको अपने आप आइडिया लगता जाएगा कि कब ज्यादातर लोग विच यूज करते हैं और कब लोग दैट यूज करते हैं। और जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप विच यूज कर सकते हो। He gifted me a shirt that was too small for me। I mistakenly took a pill that was expired। mistakenly मतलब गलती से। मैंने गलती से ऐसी गोली खा ली जो एक्सपायर्ड थी। I still have that photo that was clicked a long time ago। A long time ago मतलब बहुत टाइम पहले। Now let's move forward and learn something new। दो सेंटेंसेस देखते हैं। मेरी क्लास में एक लड़का है, उसकी हाइट बहुत छोटी है। There is a boy in my class, his height is very short। इसे हम ज्वाइन करते हुए बोलते हैं, मेरी क्लास में एक लड़का है जिसकी हाइट बहुत छोटी है। जिसका या जिसकी के लिए इंग्लिश में हम यूज करेंगे whose। There is a boy in my class whose height is very short। I have a friend whose sister looks like Karina। I met a girl whose eyes were green। मैं एक ऐसी लड़की से मिला
जिसकी आंखें ग्रीन थी। आई एम अ मैन हुज जॉब इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसकी जॉब बहुत इंटरेस्टिंग है। मैरी अ बॉय हुज नेचर इज नाइस। माई कॉलीग हैज अ डॉटर हुज वॉइस इज वेरी स्वीट। वॉइस इज वेरी स्वीट मतलब आवाज बहुत प्यारी है, मीठी है। देर आर पीपल हुज जॉब इज वेरी हार्ड। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब बहुत मुश्किल है। दिस कोर्स इज आइडियल फॉर दोज हुज मदर टंग इज हिंदी। ये कोर्स उनके लिए अच्छा है जिनकी मदर टंग हिंदी है। अब ये दो सेंटेंसेस देखते हैं। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है, मैं हमेशा वहां जाता हूं। देयर इज अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली, आई ऑलवेज गो देयर। इसे ज्वाइन करते हुए हिंदी में हम बोलते हैं दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है जहां मैं हमेशा जाता हूं। जहां के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर। देयर इज अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली where I always go. This is the place where I keep my books. ये वो जगह है जहां मैं अपनी बुक्स रखता हूं। यहां the place को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि where से पता चलता है कि जगह की बात हो रही है। This is where I keep my books. ये वो जगह है जहां मैं अपनी किताबें रखता हूं। इसी तरह This is where we met for the first time. ये वो जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। He knows where I go for lunch every day. She stays where I stayed last year. वो वहां रहती है जहां पिछले साल मैं रहा था। He is still not where he wanted to be. वो अभी भी वहां नहीं पहुंचा जहां वो पहुंचना चाहता था। अब ये दो सेंटेंसेस देखो। उसने मुझे कॉल किया, उस वक्त मैं ऑफिस में था। उसने मुझे कॉल किया जब मैं ऑफिस में था। जब यानी वक्त या मौके से जुड़ी दो बातों को कनेक्ट करने के लिए हमने जब लगाया। इसी तरह इंग्लिश में टाइम या सिचुएशन से जुड़ी दो बातों को कनेक्ट करने के लिए हम व्हेन यूज करेंगे। ही कॉल्ड मी व्हेन आई वॉज इन द ऑफिस। मीट मी व्हेन यू आर अराउंड। मुझसे मिलना जब तुम आसपास हो। वी बुक द कैब व्हेन ही वॉज रेडी। शी थ्रू द टी when she saw a fly in it. उसने चाय फेंक दी जब उसने उसमें मक्खी देखी। We laughed a lot when we watched that movie. He cried when he saw her photos. They rang the bell when they came. उन्होंने घंटी बजाई जब वो आए। She was hardly 25 when she married Varun. Hardly का यहां मतलब है कि अभी 25 साल की ही थी जब उसने वरुण से शादी की। I had to wear a uniform when I was in school. अब ये दो सेंटेंसेस देखो। मैं एक बूढ़ी औरत से मिला, मैंने उसकी मदद की। I met an old lady, I helped her. अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जिसकी मैंने मदद की। अब यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैंने मदद की यानी एक्शन करने वाला मैं हूं और वो बूढ़ी औरत एक्शन सह रही है। सो उसके लिए हम whom यूज करेंगे। इसका यूज हमने सीखा हुआ है। I met an old lady whom I helped. मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जिसकी मैंने मदद की। They are the people whom we helped. ये वो लोग हैं जिनकी हमने मदद की। She doesn't know whom she wants to marry. Rajat loves the child whom he adopted last year. She is the girl whom I like. ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। अब ये एक पहले से जॉइंट सेंटेंस देखो। मुझे पसंद नहीं है जैसे वो मुझसे बात करता है। जैसे यानी जिस तरह से। इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे हाउ। I don't like how he talks to me. मुझे पसंद नहीं है जैसे वो मुझसे बात करता है। This is not the way how that machine works. ये वो तरीका नहीं है जिस तरह से वो मशीन काम करती है। यहां the way हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि how से पता चलता है कि किसी तरीके की बात हो रही है। This is not how that machine works. I don't know how to go there.
आई डोंट नो हाउ ओल्ड शी इज। आपने देखा कि यहां इज सेंटेंस के लास्ट में लगा। अगर ये हाउ वाला क्वेश्चन होता कि वो कितनी बड़ी है, हाउ ओल्ड इज शी, क्वेश्चंस में इज शी लगाते हैं, पर ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए नॉर्मल सेंटेंस की तरह शी इज आएगा। शी नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। द चाइल्ड डजंट नो हाउ टू सी द टाइम। आई कैन टीच यू हाउ टू मेक एन इडली। अंकित knows how to fix a tap. अंकित जानता है कि नल कैसे ठीक करते हैं। We don't know how this happened. हमें नहीं पता कि यह कैसे हो गया। These types of sentences are commonly used in spoken English. So make sure you practice a lot. और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन में। Haircut, 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 excuse me, haircut, haircut. Stop it, guys. जो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट की स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी बताते हैं, उनमें हम इज, एम, आर यूज करते हैं। मैं अभी बिजी हूं, आई एम बिजी नाउ। अब यही बात अगर पास्ट के टाइम के लिए कहनी हो, मैं कल बिजी था, आई वॉज बिजी यस्टरडे। अब यही बात आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए अगर बतानी हो कि मैं कल बिजी होऊंगा, फ्यूचर में होने वाली अपनी स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी बताने के लिए हम आई विल बी यूज करते हैं। आई विल बी बिजी टुमारो। मैं कल बिजी होऊंगा। पहले से चले आ रहे रूल्स यानी ट्रेडिशनल रूल्स के मुताबिक विल नहीं शैल बोला जाता था। आई शैल बी बिजी टुमारो। पर मॉडर्न इंग्लिश में अब ये रूल नहीं रहा, सो हम लेटेस्ट मेथड से ही इंग्लिश सीखेंगे। आई विल बी लेट फॉर द पार्टी। मैं पार्टी के लिए लेट हो जाऊंगा। आई विल बी रेडी बाय 11 AM। मैं 11 बजे तक रेडी हो जाऊंगा। आई विल बी अ डॉक्टर सून। मैं जल्दी ही डॉक्टर बन जाऊंगा। आई विल बी इन दिल्ली ऑन मंडे। मैं मंडे को दिल्ली में होऊंगा। आई विल बी ऑन लीव नेक्स्ट मंडे। अगले मंडे मैं छुट्टी पर होऊंगा। आई विल बी मोर पोलाइट टू यू इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मतलब आगे से। मैं आगे से तुम्हारे साथ और पोलाइट होऊंगा और विनम्र होने की क्वालिटी रखूंगा। अब अगर फ्यूचर की बातों के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो हम विल नॉट बी यूज करेंगे। आई विल नॉट बी हैप्पी विद हर। मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगा। विल नॉट बी को शॉर्ट में वोंट बी बोलने की हैबिट बनाओ। आई वोंट बी हैप्पी विद हर। आई वोंट बी सरप्राइज्ड। मुझे हैरानी नहीं होगी। आई वोंट बी हंग्री एट नाइट। मुझे रात को भूख नहीं होगी। आई वोंट बी जेलस। मुझे ईर्ष्या नहीं होगी, मैं जेलस नहीं होऊंगा। आई वोंट बी देयर। मैं वहां नहीं होऊंगा। आई वोंट बी फार अवे। फार अवे मतलब दूर। मैं ज्यादा दूर नहीं होऊंगा। आई वोंट बी इन अ रश टुमारो। इन अ रश का मतलब वही है जो इन अ हरी का है, मतलब जल्दी में होना। मैं कल जल्दी में नहीं होऊंगा। विल बी और वोंट बी को आप ही, शी, इट, किसी नाम के साथ, यू, दे, वी, इनके साथ भी यूज कर सकते हो। ही विल बी एक्साइटेड। आलिया विल बी योर्स वन डे। आलिया एक दिन तुम्हारी होगी। हम सीख चुके हैं कि योर्स कब लगता है, और अगर नहीं याद तो वो लेसन दोबारा देख लो। माई फ्रेंड विल बी अ लॉयर नेक्स्ट ईयर। यू विल बी रिच सून। अव्वल विल बी इन मुंबई नेक्स्ट वीक। द एग्जाम विल बी लेंथी। लेंथी मतलब टाइम के लिहाज से कुछ ज्यादा ही लंबा, जिसमें ज्यादा टाइम लगे। हिज आंसर्स विल बी प्रिसाइज।
प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट, सटीक, बढ़ा चढ़ा के या घुमा फिरा के नहीं। द प्लेयर्स विल बी अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर मतलब दबाव के नीचे, दबाव तले। योर प्लेन विल बी ओवर द क्लाउड्स। ओवर द क्लाउड्स मतलब बादलों के ऊपर। अंडर का ऑपोजिट है ओवर। सर, ये समझ नहीं आया कि ओवर क्या है और अंडर क्या है। यस सर, और फिर अबव और बिलो कहां यूज होते हैं? ओके, मैं समझाता हूं। ये मेरा हाथ है और ये एक पेन है। अभी ये पेन मेरे हाथ से नीचे तो है, पर हाथ के नीचे नहीं है। यानी इस पेन की हाइट मेरे हाथ की हाइट से नीचे है। सो मैं कहूंगा द पेन इज बिलो माई हैंड। अब ये पेन मेरे हाथ के नीचे आ गया, यानी मेरे हाथ ने इसे कवर कर लिया, मेरे हाथ की छत्रो छाया के अंडर ये आ गया। सो मैं कहूंगा द पेन इज अंडर माई हैंड। और इसी तरह अब ये पेन मेरे हाथ से हाइट में तो ऊपर है, पर मेरे हाथ के ऊपर नहीं है। सो फिलहाल द पेन इज अबव माई हैंड, और अब द पेन इज ओवर माई हैंड। एक बार फिर से देख लो, ओवर, अंडर, यानी जब हमारी चीज किसी सरफेस के ऊपर हो या नीचे हो तो हम ओवर या अंडर यूज करेंगे। अब बिलो और अबव, यानी हमारी चीज हाइट में दूसरी चीज से ऊपर या नीचे हो तो हम अबव या बिलो यूज करेंगे। जब हम छाते के, अम्ब्रेला के नीचे खड़े होते हैं तो हम अम्ब्रेला के अंडर खड़े हैं, क्योंकि अम्ब्रेला हमें कवर कर रही होती है। इसी तरह जब कोई प्लेन बादलों के ऊपर से निकलता है तो वो उन बादलों के ओवर से निकल रहा है। और जब आप दीवार पर कोई कील लगाते हो और आपने कहना है कि ट्यूब की हाइट से ऊपर लगाओ, तो आप कहोगे ट्यूब से अबव लगाओ। और आपने कहना है कि ट्यूब की हाइट से नीचे लगाओ, तो आप कहोगे ट्यूब से बिलो लगाओ। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मान लो आपने पूछना हो, क्या तुम कल फ्री होगे? स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी से जुड़े फ्यूचर के क्वेश्चंस पूछने के लिए हम विल बी और वोंट बी के बीच में आई, ही, शी, इट, नाम, यू, वी, दे ये सब लगाते हैं, और बी के बाद वो वर्ड लगाते हैं जो स्टेट, नेचर, क्वालिटी, आइडेंटिटी बताता है। विल यू बी बिजी टुमारो? क्या तुम कल बिजी होगे? विल यू बी माइन? क्या तुम मेरे बनोगे? माइन का यूज वैसा ही है जैसे पहले योर्स का देखा था। विल ही बी देयर? क्या वो वहां होगा? विल अव्वल बी नाइस टू अस? क्या अव्वल हमारे साथ अच्छा पेश आएगा? विल माई मदर बी एंग्री? क्या मेरी मदर गुस्सा होंगी? विल दे बी अराउंड? क्या वो लोग आसपास ही होंगे? विल शी बी अ टीचर आफ्टर 5 years? क्या 5 साल बाद वो एक टीचर होगी? अब वोंट वाले सेंटेंसेस। वोंट यू बी हैप्पी? क्या तुम खुश नहीं होगे? वोंट दे बी शॉक्ड? क्या वो शॉक नहीं होंगे? वोंट शी बी पेशेंट? क्या उसमें सब्र नहीं होगा? वोंट दिस बुक बी हेल्पफुल? क्या ये बुक हेल्पफुल नहीं होगी? वोंट ही बी हैप्पी विद दिस गिफ्ट? क्या वो इस गिफ्ट से खुश नहीं होगा? अब हम कुछ मिक्स सेंटेंसेस देखते हैं हमने जो अब तक सीखा है उसे यूज करते हुए। आई विल बी सरप्राइज्ड टू सी हिम। आई विल बी हैप्पी टू गो विथ यू। शी विल बी मैरिड इन अ फ्यू मंथ्स। आपने देखा कि हमने यहां अ फ्यू लिखा, सिर्फ फ्यू नहीं। सिर्फ फ्यू का मतलब हमने सीखा था थोड़े से, कम ही। और अ फ्यू का मतलब है कुछ, बिल्कुल जैसे सम। सो इन अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ ही महीनों में, कम महीनों में नहीं। कुछ ही महीनों में वो शादीशुदा होगी। यू विल बी अ ग्रेजुएट इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ ही महीनों में तुम ग्रेजुएट होगे। दे विल बी हियर इन अ फ्यू आवर्स। कुछ ही घंटों में वो यहां होंगे। आई विल बी इन द ऑफिस इन अ फ्यू मिनट्स। कुछ ही मिनट्स में मैं ऑफिस में होऊंगा। अब ये सेंटेंस देखो, इन अ फ्यू ईयर्स ही विल बी एज टॉल एज मीना। ये सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इन अ फ्यू ईयर्स को हम शुरू में ले गए
ताकि इसका मीनिंग भी बना रहे और सामने वाले को इजीली समझ भी आ जाए। इन अ फ्यू मंथ्स आई विल बी एज फ्लुएंट एज यू आर। विल ही बी रेडी टू हेल्प मी? क्या वो मेरी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा? यू विल बी फ्रेश आफ्टर अ बाथ। देयर विल बी अ डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में यानी कंप्लीट होने में डिले होगा, देरी होगी। योर बॉस विल बी हैप्पी विद यू। विल इट बी हॉट इन अमृतसर? विल इट बी कोल्ड ऑन मंडे? विल इट बी अ सनी डे टुमारो? विल दे बी टू टायर्ड टू वॉक? क्या वो इतने थके होंगे कि चल भी ना पाए? विल द एग्जाम बी टू डिफिकल्ट टू पास? क्या एग्जाम इतना डिफिकल्ट होगा कि पास भी ना हो पाए? टुमारो विल बी अ परफेक्ट डे टू हैव लंच टुगेदर। सोनू एंड मनु वोंट बी रेडी टू डांस इन फ्रंट ऑफ यू। योर फ्रेंडशिप विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगी। I want you to make 10 to 15 sentences with will be and won't be and practice thoroughly. Thoroughly मतलब अच्छे से, पूरी तरह से। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन में। सर, I will be your best student. सर, मैं भी सर, आई टू या मी टू? यहां किसी पर कोई एक्शन होने की बात नहीं है और इसीलिए कोई एक्शन सहने वाला भी नहीं है। सो ग्रामर के मुताबिक आई टू बनता है कि मैं भी ऐसा होऊंगा। मी टू तब करेक्ट होगा जब कहना हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक्शन किसी और ने किया है। पर रूल्स एक तरफ और ज्यादातर लोग कैसे बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग मी टू ही बोलने लगे हैं, चाहे उस सिचुएशन में आई टू ही क्यों ना लगता हो, जिसके कारण दोनों सिचुएशंस में मी टू बोलना एक्सेप्टेबल हो गया है, ठीक माना जाने लगा है। सो तुम मी टू बोल सकते हो। ओके सर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने सीखा था कि अपने पास कोई चीज होने के लिए, अपने पोजेशन में कोई चीज होने के लिए हम हैज हैव लगाते हैं। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। अब अगर फ्यूचर के लिए कहना हो कि आने वाले टाइम में मेरे पास एक बाइक होगी, तो हम अपने इंग्लिश सेंटेंस में आई विल हैव लगाएंगे। आई विल हैव अ बाइक नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरे पास एक बाइक होगी। आई विल हैव अनदर बेबी सून, जल्दी ही मेरा एक और बेबी होगा। आई विल हैव अ मीटिंग विद हिम टुमारो, मेरी कल उसके साथ एक मीटिंग होगी। आई विल हैव अ ग्लास ऑफ जूस, मैं जूस का ग्लास लूंगा। आई विल हैव अ रेस्ट ऑन संडे, मैं संडे को आराम करूंगा। आई विल हैव अ जॉब इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में मेरे पास एक जॉब होगी। आई विल हैव लंच लेटर, लेटर मतलब बाद में, मैं लंच बाद में करूंगा। जैसे हमने सीखा था इजी, इजियर, इजीएस्ट, आसान, किसी और से ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा आसान। इसी तरह से लेट, लेटर, लेटेस्ट या फिर लास्ट। लेट मतलब देर से यानी टाइम पर नहीं। लेटर मतलब बाद में। इसका मतलब किसी और के बाद में भी हो सकता है, किसी टाइम के बाद में भी हो सकता है, या किसी काम के बाद में भी हो सकता है। लेटेस्ट मतलब टाइम के हिसाब से सबसे बाद में, और लास्ट मतलब ऑर्डर में, क्रम में, गिनती में सबसे बाद में। सो लेटेस्ट टाइम से जुड़ा हुआ है और लास्ट सीक्वेंस से। जब हम कहते हैं कि सलमान की लेटेस्ट मूवी कौन सी है, तो इसका मतलब कि सलमान की सब मूवीज में से सबसे बाद में आने वाली मूवी कौन सी है। टाइम के लिहाज से, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे बाद वाली हुई सबसे रीसेंट वाली, हाल फिलहाल वाली। इसलिए हम बोलते हैं द लेटेस्ट न्यूज,
द लेटेस्ट फैशन, द लेटेस्ट स्कोर, द लेटेस्ट मूवी। और यही अगर हम टाइम की नहीं, सीक्वेंस की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो लूडो गेम खेलने के बाद हम पूछते हैं फर्स्ट कौन आया और लास्ट कौन आया। लास्ट कौन आया से मतलब है कि आखिरी पोजीशन पर कौन आया। हम ये नहीं पूछते कि लेटेस्ट कौन आया। आई विल हैव लंच लेट, मैं लंच देर से करूंगा, लंच टाइम पर नहीं करूंगा। आई विल हैव लंच लेटर, मैं लंच बाद में करूंगा, अभी मैं काम कर रहा हूं, उसके बाद में करूंगा। आई विल हैव लंच लास्ट ऑफ ऑल, मैं लंच सबके बाद में करूंगा, पहले सब लोग कर लें। लास्ट ऑफ ऑल से याद रखना है कि लास्ट तभी यूज होगा जब दो से ज्यादा लोगों में से लास्ट होने की बात हो। अगर दो लोगों के बीच ही कंपैरिजन हो तो फिर तो लेटर यूज होगा ना। आई विल हैव लंच लेटर देन यू, मैं तुमसे बाद में लंच करूंगा। आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं होगा। आई विल नॉट हैव या शॉर्ट में आई वोंट हैव। आई वोंट हैव एनी मनी विदाउट अ जॉब, जॉब के बिना मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे। आई वोंट हैव नूडल्स फॉर डिनर, डिनर में मैं नूडल्स नहीं लूंगा। आई वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद यू, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई वोंट हैव मिल्क टुनाइट, टुनाइट मतलब आज रात, आज रात मैं मिल्क नहीं लूंगा। इसी तरह ही, शी, इट किसी नाम के साथ, यू, दे, वी, इन सब के साथ भी इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे प्रेजेंट में हम बोलते हैं आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगाकर, आई हैव अ पेन, और ही, शी, इट या किसी नाम के साथ हैज लगाकर, ही हैज अ पेन। पर विल के साथ कभी भी हैज नहीं लगता, कभी भी विल हैज नहीं होगा, सबके साथ विल हैव ही होगा। ही विल हैव अ हार्ट अटैक, उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। इन सेंटेंसेस को शॉर्ट में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही विल हैव हो जाएगा he'll have, he'll have, he'll have a heart attack, she'll have nothing for lunch, वो लंच में कुछ नहीं लेगी। I'll have a good sleep, मैं अच्छी नींद लूंगा। They'll have a problem with my dress, उनको मेरी ड्रेस के साथ प्रॉब्लम होगी। We'll have lunch together, हम साथ में लंच करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से होंगे। He won't have access to the locker room, एक्सेस मतलब पहुंच, उसके पास लॉकर रूम का एक्सेस नहीं होगा, यानी वो वहां नहीं जा सकता होगा। You won't have time to watch TV tomorrow, कल तुम्हारे पास टीवी देखने का टाइम नहीं होगा। अव्वल won't have another meeting with us, अव्वल हमारे साथ एक और मीटिंग नहीं करेगा। We won't have an off on Saturday, सैटरडे को हमारा ऑफ नहीं होगा। She won't have a headache after this medicine, इस मेडिसिन के बाद उसे हेडेक नहीं होगा। इसी तरह हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं will have और won't have के बीच में he, she, it, कोई नाम, you, we, they, ये सब लगाकर। क्वेश्चंस में भी will के साथ has नहीं होगा, will हमेशा have के कॉम्बिनेशन में ही बोला जाएगा। Will you have an ice cream? Will he have another cup of tea? Will she have a word with the teacher? Have a word मतलब किसी बारे में बात करना, क्या वो टीचर के साथ बात करेगी? Will they have the party at their house? Won't he have a problem with my language? मेरी भाषा के साथ उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। Won't I have a stomach ache after this juice? क्या इस जूस के बाद मुझे पेट दर्द नहीं होगा? Won't we have a big house in the future? क्या फ्यूचर में हमारा एक बड़ा घर नहीं होगा? यहां इन द फ्यूचर है जिसका मतलब है भविष्य में, आने वाले वक्त में। और पिछले लेसन में हमने इन फ्यूचर सीखा था जिसका मतलब है आगे से। What will you have? तुम क्या लोगे?
When will he have his medicine? वो अपनी मेडिसिन कब लेगा? Why will she have another burger? वो एक और बर्गर क्यों लेगी? How will you have fun at work? तुम काम पर मस्ती कैसे करोगे? Where will we have lunch? हम लंच कहां करेंगे? What time will you have dinner? तुम डिनर किस टाइम पर करोगे? Why won't you have an answer? तुम्हारे पास जवाब क्यों नहीं होगा? Why won't she have WhatsApp? उसके पास WhatsApp क्यों नहीं होगा? Why won't he have the address of his brother? उसके पास उसके भाई का एड्रेस क्यों नहीं होगा? Why won't my mother have my birth certificate? मेरे मदर के पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं होगा? ध्यान रखना कि नई चीजें सीखते सीखते पुरानी ना भूलती जाएं। सो प्रीवियस लेसन्स को बार बार भी क्यों ना देखना पड़े, यू मस्ट वॉच। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन में। Will it help? क्या इससे मदद मिलेगी? Will you miss me? क्या तुम मुझे मिस करोगे, यानी मेरी कमी खलेगी? What clothes will you buy? तुम क्या कपड़े खरीदोगे? Who will help him? उसकी हेल्प कौन करे? Who won't support me? मेरा साथ कौन नहीं देगा? Where will you look for him? Look for मतलब तलाश करना। When will they arrive? वो लोग कब पहुंचेंगे? When will you open your gifts? तुम अपने गिफ्ट्स कब खोलोगे? Which ice cream will you try? तुम कौन सी वाली आइसक्रीम ट्राई करोगे? How will you go? तुम कैसे जाओगे? How will she make do without money? मेक डू का मीनिंग है गुजारा करना। वो पैसे के बिना कैसे गुजारा करेगी? I won't forget anything even after the course. Even after the course मतलब कोर्स के बाद भी। कोर्स के बाद भी मुझे कुछ नहीं भूलेगा। How will you remember all the items that you have to buy? That का यूज हमने सीखा था कि ये दो बातों को कनेक्ट करता है और इसकी जगह विच भी लगाया जा सकता है। वॉच दिस वीडियो अगेन ऑन म्यूट एंड रीड ऑल द सेंटेंसेस लाउडली। अगर अब भी प्रैक्टिस ना करी तो आगे जाकर फंसोगे। सो मेक श्योर यू टेक आउट टाइम टू प्रैक्टिस। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में फ्यूचर की बातों से रिलेटेड एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को एक्सपर्ट लेवल पर ले जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं पर इस चीज में मिस्टेक कर जाते हैं। सो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एज आई ऑलवेज से, अगर आपने ये चीज करेक्टली सीख ली तो आप उन 10% लोगों में गिने जाओगे जो अच्छे से इंग्लिश सीख पाते हैं। सो तैयार हो जाओ पूरे फोकस के साथ ये चीज समझने के लिए। मान लो मुझे कहना है मैं गाऊंगा और सुमन डांस करेगी। आई विल सिंग एंड सुमन विल डांस। मेरे सेंटेंस के दोनों पार्ट्स एंड से कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों के एक्शंस एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, एक दूसरे के सहारे नहीं हैं, यानी दोनों बातें इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से आजाद हैं। आई विल सिंग एंड सुमन विल डांस। दोनों के अपने अपने काम हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह मान लो मुझे कहना हो मैं पार्टी में जाऊंगा पर सुमन घर पे रुकेगी। आई विल गो टू द पार्टी बट सुमन विल स्टे एट होम। मेरे सेंटेंस के दोनों पार्ट्स बट से कनेक्टेड हैं कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए, पर यहां भी दोनों के एक्शंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी ये भी इंडिपेंडेंट हैं। हम दोनों का अपना अपना डिसीजन है, एक दूसरे के एक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
एंड बट की तरह कुछ और वर्ड्स भी ऐसे हैं जो दो इंडिपेंडेंट बातों को, इक्वल इंपॉर्टेंस वाली बातों को कनेक्ट करते हैं। यानी किसी एक तरफ मेन बात नहीं होती, दोनों बातें इक्वल होती हैं। उन वर्ड्स को हम आगे चलकर देखेंगे, पर फिलहाल मेरी बात पर ध्यान देते रहो और ये सेंटेंस देखो। मैं दिल्ली जाऊंगा जब वो लोग बुलाएंगे। इस सेंटेंस में मेन बात है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, पर उस मेन बात की शर्त है, कंडीशन है कि जब वो लोग बुलाएंगे। सो इस सेंटेंस में जब के बाद कही गई बात मेन बात के बिना अधूरी है, इनकम्प्लीट है। इसलिए ये मेन बात पर डिपेंडेंट है अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए। मैं दिल्ली जाऊंगा जब वो लोग बुलाएंगे। अगर आपको ये बात इंग्लिश में कहनी हो तो शायद आप इस तरह से कहोगे, आई विल गो टू दिल्ली व्हेन दे विल कॉल मी। पर यह गलत सेंटेंस है। ध्यान से सुनना कि सेंटेंस में जब एक तरफ मेन बात हो और एक तरफ डिपेंडेंट बात, तो मेन बात फ्यूचर की फॉर्म में ही कही जाती है, पर डिपेंडेंट बात यानी व्हेन के बाद लगने वाली बात प्रेजेंट फॉर्म में कही जाती है। सो मेन बात कहो फ्यूचर फॉर्म में और फिर व्हेन लगाकर शर्त बताओ, कंडीशन बताओ प्रेजेंट फॉर्म में। आई विल गो टू दिल्ली व्हेन दे कॉल मी। जो लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना नहीं छोड़ते सबसे ज्यादा वो, क्योंकि हिंदी में हम दोनों तरफ फ्यूचर वाले वर्ड्स लगाते हैं। मैं ऐसा करूंगा जब वैसा कर लूंगा, ऐसा होगा जब वैसा हो जाएगा। पर इंग्लिश में तरीका वो है जो मैंने अभी समझाया। अब आप कहोगे कि इंग्लिश सेंटेंस बोलते हुए क्या हर बार सोचना पड़ेगा कि ये कैसा सेंटेंस है, इसमें क्या रूल लगना है? नहीं। मेरी एक नीस है, एक भांजी है, जिसने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया, पर वो इंग्लिश कार्टून्स देख देख कर करेक्ट इंग्लिश बोल लेती है। अब जैसे जैसे आपको भी सब कॉन्सेप्ट समझ आते जा रहे हैं कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, अब इसके बाद सिर्फ इंग्लिश लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस से ही आपको आदत पड़ती जाएगी करेक्ट सेंटेंसेस बोलने की, बिना सोचे कि क्या रूल है क्या नहीं। पर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको खुद। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आई विल स्पीक टू हिम व्हेन ही कम्स। मैं उससे बात करूंगा जब वो आएगा। ही कम्स इसलिए क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि प्रेजेंट में एक्शन वर्ड SES फॉर्म में आता है। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। जब मैं घर पहुंचूंगा। आई विल कुक राइस व्हेन शी वांट्स टू ईट। जब वो खाना चाहेगी। आई विल गो टू बेड व्हेन आई एम स्लीपी। जब मुझे नींद आएगी। स्लीपी होना एक हालत है जिसे प्रेजेंट में इज MR के साथ बताना हमने सीखा हुआ है। आई विल प्ले क्रिकेट व्हेन आई एम फ्री। जब मैं फ्री होऊंगा। आई विल क्लीन द रूम व्हेन यू आर इन द ऑफिस। जब तुम ऑफिस में होगे। आई विल वॉच टीवी व्हेन द मूवी स्टार्ट्स। जब मूवी शुरू होगी। आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन द गेस्ट्स अराइव। जब मेहमान आएंगे। आई विल पे द बिल व्हेन इट कम्स। जब वो आएगा, जब बिल आएगा। आई विल चेक द ईमेल व्हेन द इंटरनेट वर्क्स। जब इंटरनेट चलेगा। आई विल ओपन द गिफ्ट्स व्हेन माय फ्रेंड्स लीव। जब मेरे फ्रेंड्स जाएंगे। आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई नो द आंसर्स। जब मुझे आंसर्स पता होंगे। आई विल बी सैड व्हेन ही गोज अवे। जब वो दूर चला जाएगा। आई विल हैव लंच व्हेन इट इज टाइम। जब टाइम आएगा, यानी जब लंच टाइम हो जाएगा। आई विल हैव अ वर्ड विद हिम व्हेन ही रीचेस द ऑफिस। जब वो ऑफिस पहुंचेगा। जितने ज्यादा इस तरह के सेंटेंसेस सुनोगे उतना ही आपका फायदा है। अब आय के अलावा भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कनिका विल स्कोल्ड मी व्हेन शी सीज माय मार्क्स। जब वो मेरे मार्क्स देखेगी। वी विल कम बैक व्हेन द मैच फिनिशेस। जब मैच खत्म होगा। दे विल कॉल अ कैब व्हेन दे आर रेडी। जब वो तैयार हो जाएंगे। ही विल गो टू लंडन व्हेन हिज वीजा अराइव्स। जब उसका वीजा आ जाएगा। ही वोंट बी नर्वस व्हेन हिज इंटरव्यू बिगिंस।
जब उसका इंटरव्यू शुरू होगा। शिखा वोंट प्ले व्हेन हर फादर इज एट होम, जब उसके फादर घर पर होंगे। यहां एट होम या सिर्फ होम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। माई पेरेंट्स वोंट अग्री व्हेन आई टेल देम अबाउट द पिकनिक, जब मैं उन्हें पिकनिक के बारे में बताऊंगा। दे वोंट बी एट होम व्हेन यू गो, जब तुम जाओगे। शी वोंट बी अवेक व्हेन यू कॉल हर, जब तुम उसे कॉल करोगे। वी वोंट हैव एन आंसर व्हेन ही आस्क्स अस, जब वो हमें पूछेगा। सोनू एंड मोनू विल प्रैक्टिस व्हेन द लेसन एंड्स, जब लेसन एंड होगा। वी विल डिसाइड द वेडिंग डेट व्हेन आवर फैमिलीज मीट ऑन संडे, जब संडे को हमारी फैमिलीज, हमारे परिवार आपस में मिलेंगे। आई विल बाय अ गिफ्ट व्हेन आई गेट द इन्विटेशन, जब मुझे इन्विटेशन मिलेगा। द टैक्सेस विल इंक्रीज व्हेन द न्यू गवर्नमेंट कम्स, जब नई गवर्नमेंट आएगी। अपनी बात में फोकस किस साइड पर डालना है, ध्यान किस तरफ खींचना है, उसके मुताबिक हम चाहें तो व्हेन वाली बात को यानी शर्त को, कंडीशन को पहले बता सकते हैं और बाद में मेन बात। ऐसे में सबसे पहले व्हेन आएगा, फिर प्रेजेंट फॉर्म में वो कंडीशन, वो शर्त, फिर कॉमा और उसके बाद फ्यूचर फॉर्म में मेन बात। जब मुझे इन्विटेशन आ जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। व्हेन आई गेट द इन्विटेशन आई विल कम, जब उसको मेरी याद आएगी तो वो मुझे कॉल कर लेगा। व्हेन ही रिमेंबर्स मी ही विल कॉल, जब मैं ठीक महसूस करूंगा तो मैं ऑफिस आ जाऊंगा। व्हेन आई फील बेटर आई विल कम टू द ऑफिस। व्हेन के जैसे और भी वर्ड्स हैं जिनमें इसी रूल के साथ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, पर उन पर पहुंचने से पहले आप व्हेन यूज करते हुए मिनिमम 50 सेंटेंसेस बनाओ। विल बी, विल हैव सब मिक्स करते हुए और अपनी डायरी में लिखो। ये लिखने वाला काम है, तभी याद होगा। जब लिख लो तो इस वीडियो को दोबारा देखना म्यूट पर और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना लाउडली बोलकर। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन में। हमने सीख लिया है कि एक कंडीशन से जुड़ी, एक शर्त से जुड़ी फ्यूचर की बात कैसे बताते हैं। आई विल हैव लंच व्हेन इट इज रेडी, मैं लंच कर लूंगा जब वो तैयार हो जाएगा। यहां इट लंच के लिए लगाया है ताकि लंच वर्ड दोबारा बोलना अवॉइड हो सके। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि बात के मुताबिक अगर हम चाहें तो व्हेन वाली कंडीशन पहले भी बता सकते हैं। व्हेन लंच इज रेडी आई विल हैव इट। आपने देखा कि लंच वर्ड पहले ही आएगा और दोबारा बोलते हुए इट यूज होगा। अगर हम पहले इट यूज कर देंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मान लो, लेट्स अस्यूम दैट यू वांट टू से मुझे जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। यहां आपने कहा जब भी, सिर्फ जब नहीं। हिंदी में हम जब भी दो तरह की सिचुएशंस में यूज करते हैं और इंग्लिश में भी इसी तरह करेंगे। एक, जब हमारा मतलब हो जिस भी वक्त बुलाओगे, यानी हमें टाइम का बिल्कुल अंदाजा ना हो कि वो काम किस वक्त होने के चांसेस हैं। वो जब भी आए मुझे मिल ले, यानी जिस भी वक्त आए मुझे मिल ले। और दूसरा, जब हमारा मतलब हो कि जितनी बार भी बुलाओगे, जब जब बुलाओगे, यानी वो काम बार बार होने की उम्मीद हो। वो जब भी दिल्ली आता है मुझसे मिलता है। इंग्लिश में जब भी के लिए हम यूज करते हैं whenever। ये सिंगल वर्ड है, दो वर्ड्स नहीं है। whenever, मुझे जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। इस सेंटेंस में हमने कंडीशन पहले बताई है। whenever you call me I will come। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं जब जब चॉकलेट खाऊंगा मुझे तुम्हारी याद आएगी। Whenever I eat chocolate, I will think of you। मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना कि एक तरफ प्रेजेंट फॉर्म लगाई जाए, Whenever I will eat chocolate ना कहा जाए, पर यही तो चैलेंज है।
और ये चैलेंज आपने अपने आप को देना है कि नई लैंग्वेज सीखते हुए आपकी लैंग्वेज का उस पर असर ना हो, इम्पैक्ट ना हो। माना ये मुश्किल है, पर क्या आप मुश्किल काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। प्रैक्टिस के साथ हर डिफिकल्ट चीज इजी हो जाती है। Whenever के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। He will bring my notebook whenever he comes. वो मेरी नोटबुक ले आएगा जब भी वो आए। Whenever you are sick, I will look after you. जब भी तुम बीमार होगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। I will take the clothes off the clothesline whenever it rains. Clothesline मतलब कपड़े सुखाने वाली रस्सी, जिस पर हम कपड़े टांग कर सुखाते हैं। मैं क्लोथ्सलाइन से कपड़े हटा लूंगा जिस वक्त भी बारिश होगी। यहाँ इट वेदर के लिए यूज हुआ है। आई विल हेल्प यू whenever you are in need. In need मतलब जरूरत में। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जब भी तुम जरूरत में होगे। We will leave whenever the rain stops. हम निकल चलेंगे जिस वक्त। याद रहे कि हम फ्यूचर के सेंटेंसेस देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि when या whenever सिर्फ फ्यूचर में ही यूज होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। You can call me whenever you are sad. Send him to me whenever he comes. उसे मेरे पास भेज देना जब भी वो आए। You should listen carefully whenever Awwal tells something important. He feels shy whenever you ask him to sing. उसे शर्म आती है जब भी तुम उसे गाना गाने के लिए कहते हो। Now let's see something new. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जब तुम मेरी हेल्प करोगे। I will help you when you help me. इस बात से लगता है कि सामने वाला हमारी हेल्प करेगा ही। बस इतना है कि जब वो हेल्प करेगा तब मैं उसकी हेल्प करूंगा। पर अगर हमें पता ना हो कि सामने वाला हमारी हेल्प करेगा भी कि नहीं, तब हम अपनी बात में जब नहीं अगर लगाते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। इंग्लिश में अगर के लिए हम इफ लगाते हैं। फ्यूचर के सेंटेंसेस में रूल वही रहता है, पहले फ्यूचर फॉर्म में मेन बात, फिर इफ लगाने के बाद कंडीशन प्रेजेंट फॉर्म में, या फिर कंडीशन पहले बताकर, इफ के बाद प्रेजेंट फॉर्म में कंडीशन बताकर, फिर कॉमा लगाकर फ्यूचर फॉर्म में मेन बात बताकर। I will help you if you help me. अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। I will go to school if I finish my homework. अगर मैं होमवर्क फिनिश कर लूंगा। I will buy a car if I save enough money. अगर मैं enough पैसे बचा लूंगा। I will teach him a lesson if he troubles me again. मैं उसे सबक सिखाऊंगा अगर वो मुझे फिर से तंग करेगा। I won't go to school if you don't drop me. अगर तुम मुझे ड्रॉप नहीं करोगे, मुझे स्कूल नहीं छोड़ोगे। I won't clean the house if you don't buy a new broom. अगर तुम नया झाड़ू नहीं खरीदोगे। I won't eat anything if you don't give me a smile. अगर तुम मुझे एक स्माइल नहीं दोगे। अभी जो हमने सेंटेंस देखा, इसे दोबारा देखते हैं और एक नई चीज सीखते हैं। I won't eat anything if you don't give me a smile. यानी मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर यह शर्त पूरी नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता यानी कोई नेगेटिव कंडीशन, इफ नॉट वाली बात, इसे कहने के लिए एक और तरीका यूज कर सकते हैं। इफ नॉट की जगह अनलेस यूज करके। अनलेस, बहुत ध्यान से समझना ये बात कि अनलेस के अंदर ही इफ नॉट है। सो नॉट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। सो हमारे सेंटेंस में से इफ और डोंट हट जाएंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा I won't eat anything unless you give me a smile. मतलब वही है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा unless तुम मुझे स्माइल दे दो, यानी मेरी कंडीशन है कि तुम मुझे स्माइल दे दो। इसी तरह I won't disturb you if you are not awake. मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा अगर तुम जगे नहीं होगे। अगर इसी बात को अनलेस के साथ बोलना हो तो सेंटेंस होगा I won't disturb you unless you are awake. मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा unless तुम जगे हुए।
एक और सेंटेंस देखो, वी विल गो ऑन अ बाइक इफ यू डोंट हैव अ कार। हम बाइक से जाएंगे अगर तुम्हारे पास कार नहीं होगी। इस सेंटेंस को अनलेस के साथ बोलना हो तो ऐसे बोलेंगे, वी विल गो ऑन अ बाइक अनलेस यू हैव अ कार। हम बाइक से जाएंगे अनलेस तुम्हारे पास कार हो, तब बात अलग होगी। अब प्रैक्टिस करते हैं अनलेस वाले कुछ और सेंटेंसेस के साथ। आई वोंट टेक अ बाथ अनलेस यू प्ले माई सॉन्ग। अनलेस तुम मेरा गाना चलाते हो तब नहा लूंगा। आई वोंट गिव यू अ चॉकलेट अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क। अनलेस तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हो तब दे दूंगा। आई वोंट टेक यू टू द पार्क अनलेस यू वेयर दिस ड्रेस। अनलेस तुम ये ड्रेस पहनते हो तब ले जाऊंगा। आई वोंट गो टू बेड अनलेस यू रीड आउट अ स्टोरी टू मी। रीड आउट मतलब पढ़कर सुनाना। मैं सोने नहीं जाऊंगा अनलेस आप मुझे एक स्टोरी पढ़कर सुनाते हो। आई वोंट टीच यू अनलेस यू आर सीरियस। अनलेस तुम सीरियस हो जाओ यानी तब टीच करूंगा। शी विल आंसर द फोन अनलेस शी इज बिजी। अनलेस वो बिजी हो तब वो आंसर नहीं करेगी। द डॉक्टर विल गिव यू मेडिसिन अनलेस यू आर वेल। अनलेस तुम ठीक होते हो तब नहीं देगा। द पुलिस विल पुट हिम इन जेल अनलेस ही इज इनोसेंट। अनलेस वो इनोसेंट हो, बेगुनाह हो, तब नहीं डालेंगे, वरना वो जेल में डाल देंगे। आई वोंट टॉक टू हिम अनलेस ही रिटर्न्स माई मनी। अनलेस वो मेरे पैसे वापस करे तब बात कर लूंगा। सोनू एंड मोनू विल प्ले क्रिकेट अनलेस मोनू फॉरगेट्स टू ब्रिंग द बैट। अनलेस मोनू बैट लाना भूल जाता है, उस हाल में नहीं खेलेंगे, वरना तो खेलेंगे। वी विल बाय दिस कार अनलेस इट्स प्राइस इंक्रीजेस। अनलेस इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए। दे विल फॉरगेट हु आई एम अनलेस यू रिमाइंड देम। वो भूल जाएंगे कि मैं कौन हूं अनलेस तुम उन्हें याद दिला दो। अगर आप चाहते हो कि यह मेथड अच्छे से याद हो जाए तो मिनिमम 50 सेंटेंसेस बनाने हैं। जरूरी नहीं कि सब सेंटेंसेस फ्यूचर के ही हो, आप इस तरह से भी बोल सकते हो, ही कम्स होम लेट अनलेस ही हैज एन ऑफ। वो लेट घर आता है अनलेस उसकी छुट्टी हो। यू शुड मेक न्यू फ्रेंड्स अनलेस यू ऑलरेडी हैव इनफ। तुम्हें नए दोस्त बनाने चाहिए अनलेस तुम्हारे पास पहले ही काफी हों। इस सेंटेंस में जब हमने इनफ कहा तो हमारा मतलब था इनफ फ्रेंड्स, लेकिन हमने फ्रेंड्स दोबारा नहीं बोला क्योंकि सामने वाले को पता है कि किसकी बात हो रही है। ही कैन ड्रॉप यू अनलेस यू वॉन्ट टू गो बाय योरसेल्फ। वो तुम्हें ड्रॉप कर सकता है अनलेस तुम खुद से जाना चाहते हो। आई गो टू कॉलेज ऑन फुट अनलेस इट्स अ रेनी डे। ऑन फुट मतलब अपने पैरों पर, पैदल। आई वेयर ओनली हाफ स्लीव शर्ट्स अनलेस इट्स अ कोल्ड डे। हाफ स्लीव शर्ट्स मतलब आधी बाजुओं वाली शर्ट्स। अव्वल मेक्स न्यू वीडियोस एवरी डे अनलेस ही इज सिक। ही ऑलवेज हेल्प मी अनलेस ही हैड सम वर्क। वो हमेशा मेरी मदद करता था अनलेस उसके पास कोई काम होता तब नहीं करता था। अच्छे से प्रैक्टिस करना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेसन में। आई एम श्योर दैट इन द प्रीवियस 20 लेसन्स आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। कुछ ऐसी चीजें जो इजीली समझ आ गई और कुछ ऐसी जो इजीली समझ तो आ गई पर उन्हें करेक्टली बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब इस पॉइंट से हम पिछले 40 लेसन्स की नॉलेज को यानी पूरे कोर्स की नॉलेज को यूज करते हुए विल मूव टू द एडवांस्ड लेवल। बट बिफोर वी डू दैट मैं आपको कुछ और टाइम देना चाहता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिसके बाद होगा आपका मेन एग्जाम, जिसे पास करके यू विल गेट एन इंटरमीडिएट लेवल सर्टिफिकेट। हाउ टू पास द एग्जाम? You will have to get at least 80% in the exam. If you don't get 80% in the first attempt, you can try again. मेन एग्जाम से पहले मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने स्पेशल 4 रिवीजन क्विजेस बनाए हैं। If you go to the practice tab in the entry app, you will see an icon for Avval Intermediate level. Click on that icon and you will see Revision Quiz 1.
अटेम्प्ट दिस क्विज। यहां आपको टोटल 4 रिवीजन क्विजेस मिलेंगे और अगले 4 डेज के लिए आपने हर रोज एक क्विज अटेम्प्ट करना है और फिर 5th डे आपने इंटरमीडिएट लेवल का मेन एग्जाम देना है। ये मेन एग्जाम भी आपको प्रैक्टिस टैब में ही मिलेगा। रिवीजन क्विजेस में आपके जो भी आंसर्स रॉन्ग हो उन्हें समझना है कि वो रॉन्ग क्यों हुए, फिर से वो लेसन देखना, ग्रुप में पूछना, जैसे भी करके अपना डाउट क्लियर करना। सो नेक्स्ट 1 वीक के लिए आपके पास बहुत काम है, अपनी पूरी जान लगा दो और मैं मिलता हूं आपसे एडवांस लेवल के फर्स्ट लेसन में। बेस्ट ऑफ लक।